जाता है। अच्छा एक बात बताओ, पेटेंट का वैलिडिटी पीरियड कितना होता है? 20 years। उसके बाद रिन्यू हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ सर। अच्छा, अब जैसे आपको अगर किसी चीज का या अपने इन्वेंशन का पेटेंट कराना हो तो इसका एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है। आपको जो ध्यान रखना है बेटा, वो प्रोसीजर ही ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? प्रोसीजर। पेटेंट कैसे? प्रोसीजर। आपको क्या करना होता है बेसिकली, इसके लिए पेटेंट ऑफिस में अप्लाई करना होता है। कहाँ अप्लाई करना होता है? पेटेंट ऑफिस में अप्लाई करना होता है। तरीका बहुत आसान है, अगर एक बार में आपको समझ आ गया तो आ ही जाएगा। आपको एक एप्लीकेशन डालना होता है, ठीक है? और जब आप ये एप्लीकेशन डालते हो तो एप्लीकेशन के साथ आपको प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन डालनी होती है, ठीक है? प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन डालनी होती है। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, अच्छे समझना। प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है एक आउटलाइन देना कि एक्चुअल में आपका इन्वेंटेड प्रोडक्ट क्या है, ठीक है? जब आप अपना पेटेंट ऑफिस में एप्लीकेशन और प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन डालते हो और यदि ये अप्रूव हो जाता है तो देन ऑफिस की तरफ से डिमांड की जाती है कि आप अपना कंप्लीट स्पेसिफिकेशन दो। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देने का मतलब ये होता है कि आपका जो इन्वेंटेड प्रोडक्ट है उसके बारे में विद फॉर्मूला हर एक चीज बताओ कि उसका यूसेज क्या होगा। पहले बताओ, इतनी कहानी समझ आई कि नहीं? पहले एप्लीकेशन के साथ अपने को क्या डालना है, क्या प्रोवाइड करना है? प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। प्रोविजनल में क्या करते हैं, हम आउटलाइन देते हैं, ऊपर ऊपर से बताते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, किस चीज का हम पेटेंट देना चाहते हैं। यदि हमारा प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन अप्रूव हो जाता है देन उसके बाद हमें क्या जमा करना होता है? क्या जमा करना होता है, बोलो? कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन मतलब होता है फुल डिटेल ऑफ योर इन्वेंटेड प्रोडक्ट। ये आपको पेटेंट ऑफिस को बताना पड़ता है। फुल डिटेल मतलब कब आपके दिमाग में आइडिया आया, आपने क्या क्या फॉर्मूला डालकर इस प्रोडक्ट में इन्वेंट किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बोलो कितनी बात समझ आई मेरी? मेरी बात कितनी समझ आई? हाँ जी सर। अब जैसे यहाँ पे आप पढ़ते भी जाओ, सबसे पहले क्या करना है, पेटेंट एप्लीकेशन फॉर्म 1 में डालना है, ठीक है? और एक प्रूफ डालना है कि ये जो इन्वेंटर हो वो आप ही हो। साथ ही साथ आप क्या डाल दो, प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन डाल दो, ठीक? पहले बताओ इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? पहले बताओ ये 3 पॉइंट समझ आए कि नहीं? एप्लीकेशन डाले, आप एक प्रूफ डाले कि आप ही का इन्वेंशन है और आपने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन जमा कर दी। क्लियर है? जब प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन जमा हो गई देन हमने कौन सी स्पेसिफिकेशन डाली या कौन सा डिटेल जमा किया? कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जमा किया। इतने में कोई दिक्कत आपको? नहीं सर। अच्छे से समझ आया? कोई डाउट नहीं है? अच्छा, उसके बाद आप क्या जमा कर दो, एक स्टेटमेंट और अंडरटेकिंग जमा कर दो, ठीक है, कि हम जो प्रोडक्ट लेकर आए बिल्कुल जेन्युइन है और उसमें कुछ भी फर्जीवाड़ा है, गड़बड़ नहीं है। ये फॉर्म 3 में जाता है। किसमें जाता है? फॉर्म 3। पहले बताओ, इतना पढ़ के इतना प्रोसीजर समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? आ गया सर। आ गया? कोई दिक्कत नहीं है? नीचे का ये वाला पोर्शन नहीं करना, इन्वेंटरशिप वाला पावर ऑफ अटर्नी पे करना। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू पेटेंट एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, पावर ऑफ अटर्नी भी साथ साथ जमा करनी होगी, ठीक है? अगर आपको ये बात पता है कि खुद नहीं जाते हो तो आप एडवोकेट के थ्रू जा सकते हो या सीएस के थ्रू जा सकते हो और आपको पावर ऑफ अटर्नी जमा करनी होती है। बताइए, इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छे से बात क्लियर है कि आधी अधूरी क्लियर है? क्लियर है? ये प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट वाले कंसेप्ट को आप नहीं करना, आप देख लो आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। पॉइंट नंबर 1 2 3 4 हो गया। 5 उसके 7, ठीक है, डिक्लेरेशन और प्रायोरिटी डॉक्यूमेंट आपको नहीं दिमाग लगाना है। आपको ये क्लियर हो गया? अच्छे समझ आए कि नहीं है ये बताओ। आप फिर से रिपीट कर दूं क्या? सबसे पहले आपने एप्लीकेशन डाला, एक प्रूफ डाला कि इन्वेंशन पे आपका राइट है, आपने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन डाली, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डाली, एक स्टेटमेंट डाली कि कुछ भी फर्जी नहीं है आपके प्रोडक्ट में, और यदि एजेंट के थ्रू जा रहे हो तो पावर ऑफ अटर्नी बना दी। बताइए, इसमें कोई परेशानी? बोलो हाई। अच्छे से क्लियर है? देख, अगर आपका एप्लीकेशन किसी बायोलॉजिकल मटेरियल से कनेक्ट करता है तो हमारे देश में जो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी है, आपको उनसे भी परमिशन लेनी होगी पेटेंट देने से पहले। बायोलॉजिकल मटेरियल का मतलब ये है कि जैसे आपने कोई फॉरेस्ट प्रोडक्ट यूज किया या कोई एनिमल टिश्यू यूज किया,
एनिमल टिश्यू यूज किया तो आपको पहले नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी से परमिशन देनी होगी, ठीक है। देन किस एरिया से आपने इस बायोलॉजिकल मटेरियल का इस्तेमाल किया उसको आपको क्लियरली इंडिकेट करना होगा, ठीक। एप्लीकेंट को सारे एप्लीकेशंस पे बराबर अपनी साइन करनी होगी, और अगर एजेंट जा रहा है तो एजेंट की भी साइन होगी। जब आप इतने डिटेल जमा करोगे तो आपको पेटेंट का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए पूरी बात रिपीट करिए। सबसे पहला क्या, पेटेंट का एप्लीकेशन डाले, प्रूफ डाले। दो स्पेसिफिकेशन आपने डाली, कौन कौन सी, प्रोविजनल और कंप्लीट। इतनी बात क्लियर हो गई। फिर आपने एक अंडरटेकिंग डाली कि आप ही का है प्रोडक्ट, और दूसरी चीज आपने पावर ऑफ अटर्नी बना दी कि आपका अगर एजेंट जा रहा है तो आप एजेंट के थ्रू फाइलिंग करवा रहे हो पेटेंट की। देन अगर बायोलॉजिकल मटेरियल है तो आपने नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी से परमिशन ली, और आपने सोर्स भी बताया कि कौन से एरिया से आपने इस प्रोडक्ट को उठाया है। प्रॉपर पूरे एप्लीकेशन, हर एक पेपर पर आपकी भी साइन है और आपके एजेंट की भी साइन है। आप बताइए इसमें कोई दिक्कत? नहीं सर। एक लास्ट थिंग, अगर कुछ नक्शा या ड्राइंग भी है आपके तो उसमें पेटेंट के एप्लीकेशन में, तो उन ड्राइंग शीट्स को भी आपको क्या करना होगा, अपने एप्लीकेशन के साथ अटैच करना होगा। इतनी फॉर्मेलिटी है, इतनी फॉर्मेलिटी है। आपको कितनी समझ आई पेटेंट की फॉर्मेलिटी? टफ लगा क्या? बोलो। नहीं सर। आपको समझ आ गया पेटेंट? क्लियर हाँ है? सर। अच्छा, नेक्स्ट जैसे पेटेंट हमारा खत्म हो गया तो उसके बाद हमारी बात आती है डिजाइन की। किसकी बात आती है? आपको डिजाइन। डिजाइन। आपको डिजाइन मैंने पढ़ाया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, नहीं पढ़ाया? हाँ सर, पढ़ाया ना सर। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये आपको जो मीनिंग बता दी है मैंने वही है। आपको डिजाइन के बेसिकली किस पर आना है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर आना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, एक सर्टिफाइड कॉपी बनानी होगी कि डिजाइन आपका ही है। एक एफिडेविट बनवाना होगा कोर्ट से कि अगर मैं गलत पाया गया तो मेरे ऊपर क्या लगा दिया जाए, फीस लगा, वो लगा दिया जाए, फाइन लगा दिया जाए, ये डिजाइन मेरा ही बनाया गया है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने एक डिजाइन बनाया, सपोज करो एक बिल्डिंग का नक्शा बनाया मैंने। अब मैं चाहता हूँ ये नक्शा मेरे नाम से रजिस्टर्ड हो जाए, तो इसके लिए मेरे को क्या करना होता है, बेसिकली कंट्रोलर ऑफ डिजाइन के पास अप्लाई करना है। कंट्रोलर ऑफ डिजाइन के पास अप्लाई करना है। तो जब मैं अप्लाई करूंगा तो सबसे पहले एक सर्टिफाइड कॉपी दूंगा इस बात की कि ये जो डिजाइन है वो मेरा ही है। दूसरी बात, कोर्ट से एफिडेविट बनवा के लाऊंगा कि इस डिजाइन पे मेरी ओनरशिप है, और यदि मैं गलत पाया जाता हूं तो मेरे ऊपर पेनल्टी लगा दी जाए। तीसरी बात, एक डिक्लेरेशन लाना होगा। क्या लाना होगा? डिक्लेरेशन की किसी को भी मेरे बनाए गए डिजाइन से ऑब्जेक्शन नहीं है, साथ ही साथ फीस पे करनी होगी। बस इतनी कहानी। पहले बताओ समझ आई कि नहीं? इतनी बार समझ आई कि नहीं? सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, एफिडेविट चाहिए, डिक्लेरेशन चाहिए, फीस पे करो। कितना क्लियर है? हाँ सर। यस सर। देखो पढ़ Yes, लो आराम से, ये नीचे का पैराग्राफ नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, क्योंकि वो एफिडेविट का पैराग्राफ होना चाहिए या क्या उसके कंटेंट होना चाहिए उससे अपने को मतलब नहीं है। अपना रजिस्ट्रेशन सिर्फ इतनी चीजों में हो जाता है। अब आप बता दो, आपको ये क्लैरिटी से समझ आया कि नहीं आया? यस सर। कोई समस्या नहीं है इसमें? आपको श्योर हो आप? यस सर। तो आपका चैप्टर, जो मेन चैप्टर है वो खत्म हो गया आपका, ठीक है। बहुत दिन चला ना ये? कितने दिन से पढ़ रहे हैं? कितने दिन से पढ़ रहे हैं इसको? 3-4 दिन हो गए? ज्यादा हो गए? 4-5 दिन हो गए। तो हाँ आप सर। रजिस्ट्रेशन वाला जो चैप्टर है मेन खत्म हो गया। इसका एक छोटा सा पार्ट करना बचा है जिसको हम अभी नहीं करेंगे, कुछ समय बाद करेंगे, ठीक है। हम अब आ रहे हैं अपने एक नए चैप्टर पे, और ये मेनली अगर बोलोगे तो पार्ट बी का आखिरी चैप्टर बनता है। रजिस्टर रिटर्न कंपनी लॉ में पढ़ना है हमारा ये चैप्टर। हमारे सेटिंग अप का आखिरी चैप्टर बनता है जो हम शुरू करने वाले हैं। नाम पढ़ दो चैप्टर का, क्या है नाम? क्या है नाम? पढ़ो चैप्टर का। आइडेंटिफाइंग लॉज Laws एप्लीकेबल are टू इंडस्ट्रीज एंड देयर इनिशियल कंप्लायंस। बस इस चैप्टर में ये करना है कि आपको पहचानना है कि कौन कौन से लॉ कहाँ कहाँ लगते हैं, ठीक है। और दूसरा, छोटे मोटे उसमें क्या कंप्लायंसेस होते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक, सबसे पहला देखो किस लॉ की बात की गई है यहाँ पे। सबसे पहले किस लॉ की बात की गई है बताओ? अंडरस्टैंडिंग टैक्सेशन एंड अकाउंटिंग लॉज। कौन सा लॉ? टैक्सेशन लॉ। टैक्सेशन एंड व्हाट आर अकाउंटिंग। टैक्सेस? टैक्स होते क्या है?
सर जो हम लोग गवर्नमेंट को पे करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो गवर्नमेंट को हम पे करते हैं। तो नॉर्मली ये माना जाता है कि आप अगर एक इंडिया में बिजनेस चला रहे हो तो हर बिजनेस के लिए अलग अलग तरह का टैक्स स्लैब है। हाउएवर यदि आप एक स्टार्टअप बिजनेस चालू करे हो, क्या चालू करे हो? स्टार्टअप। स्टार्टअप। स्टार्टअप बिजनेस चालू करे हो तो इसमें बेसिकली ये माना जाता है कि आपके स्टार्टअप को 3 साल तक टैक्स एग्जम्पशन दिया जा सकता है। कितने साल तक दिया जा सकता है? 3 सर years तक। 3 years तक टैक्स एग्जम्पशन दिया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि स्टार्टअप होती क्या है? तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि स्टार्टअप उन कंपनीज को बोला जाता है जिनको बने अभी 7 साल नहीं हुआ है। कितना साल नहीं हुआ है? 7 साल नहीं हुआ है बने। जो रजिस्टर्ड फॉर्म में चल रही है, चाहे रजिस्टर्ड पार्टनरशिप हो, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हो या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, जिसका टर्नओवर 25 करोड़ रुपए से ज्यादा का नहीं है। ठीक है, अब बताओ कितनी बार समझ आई? यस सर। ये किसी बड़े बिजनेस का हिस्सा नहीं है, किसी बड़े बिजनेस को स्प्लिट करके नहीं बनाया गया है। ये स्टार्टअप एक खुद का ओरिजिनल बिजनेस है। अगर ऐसा है तो आपको 3 साल तक का, 7 में से 3 साल, 7 ईयर्स में से आपको 3 ईयर्स तक, 3 साल तक टैक्स एग्जम्पशन मिल सकता है। ठीक, एकदम इजी सा कंसेप्ट दिमाग में बिठाओगे। देखो टैक्स लॉ ये बोलता है कि हर बिजनेस के टैक्स रेट अलग होते हैं, बट अगर आप स्टार्टअप चला रहे हो तो आपको शुरुआती दौर में 3 साल तक का टैक्स एग्जम्पशन दिया जा सकता है। तो उसके लिए आपको स्टार्टअप के लिए क्वालिफाई होना होगा। तो कैसे क्वालिफाई होगे? सबसे पहला, आपके कंपनी को बने 7 साल ना बीते हो। दूसरा, आपका जो बिजनेस है स्टार्टअप का रजिस्टर्ड पार्टनरशिप के फॉर्म में हो या कंपनी के फॉर्म में हो। आपका टर्नओवर कितने से ज्यादा ना हो, 25 करोड़ से ज्यादा ना हो। और चौथा, आप किसी बड़े बिजनेस को स्प्लिट करके ना बने हो। जैसे भाई मैं बोलता हूँ हीरो होंडा एक बड़ा बिजनेस था, अब हीरो स्प्लिट हो गई, होंडा स्प्लिट हो गई, तो क्या मैं होंडा को स्टार्टअप बोलूंगा? नहीं सर। नहीं बोलूंगा। आप शांत मन से इसको पढ़ के देखो और मेरे को बताओ कोई बात समझ आई कि नहीं। आप शांत मन से पढ़ के देखो और मेरे को बताओ आपको ये समझ आया भी कि नहीं आया। हो गया सर। चलो ये एकदम क्लियर है कि दिक्कत होगी? बताओ। हो गया Clear. सर, क्लियर है। चलो ये टैक्स लॉ हो गया भाई। अगला लॉ लेबर लॉ होता है। लेबर लॉ तो पूरा पढ़ डाले हो ना तुम? यस Yes. सर। चलो इसमें मेन एक क्वेश्चन जो तुमको एग्जाम में पूछता है वो ये है कि बताओ इंडिया के कुछ मेजर लेबर लॉज कौन कौन से हैं। आप हाईलाइट कर रहा हूं मैं आपके लिए, आप देख लो आपको कितने नाम याद हो जाएंगे इसमें से बताना मेरे को। और इसमें नाम दिए हो, आपको जो नाम याद है आप वो कर सकते हो। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ध्यान रहेगा, यस सर। ट्रेड यूनियन, Yes sir. सर। ये आप पहली बार सुन रहे हो। बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन पहले नहीं सुन रहे हो, ठीक है? तो भूल भी जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट, इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, प्रोविडेंट फंड लॉ, ईएसआई लॉ। इसमें से 5-6 नाम भी याद कर लोगे बहुत है। ये मेंशन करने पूछता है कि इंडिया में कौन कौन से लेबर लॉज एप्लीकेबल होते हैं। यस सर। Yes. पढ़ दो एक बार, हो जाए तो मेरे को बताओ सर हमको याद हो गया। सर ईयर भी याद करना है इसमें? मत करना, क्योंकि एग्जाम में याद कर रख नहीं पाओगे। एक दो को याद कर दो, जैसे पीएफ का याद कर लो, ग्रेचुइटी का याद कर दो। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का तो देश की आजादी है, याद ही रखना 1947। 2-3 के याद रखो, बाकी के नहीं याद रख पाओगे, ठीक है? और एग्जामिनर को भी यस सर। हाँ। कितना क्लियर है? चैप्टर टफ लग रहा है क्या? नहीं सर। अच्छे से। अच्छा, अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल लॉ की। किसकी बात करते हैं? इंडस्ट्रियल लॉ। इंडस्ट्रियल लॉ की। तो भाई इंडस्ट्रीज को लेकर हमारे देश में बहुत सारे अलग अलग एक्ट बने हैं, लेकिन जो मेन एक्ट्स हैं उनमें सबसे पहला जो था वो था कंपनीज एक्ट। कौन सा एक्ट? कंपनीज एक्ट। भाई आज की डेट में जितनी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है कहीं ना कहीं कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में चल रही है कि नहीं चल रही है? सही बात है ना? तो जब मैं इंडस्ट्रियल लॉ की बात करता हूँ तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट एक्ट था वो कंपनीज एक्ट 1956 था, जो अब जाके क्या हो गया है? 2013। 2000। इसका मेन काम क्या है? इंडिया में जितनी कंपनीज एक्ट 9 हाँ 2013।
2013 हो गया है ना। तो इसका मेन काम क्या है, इंडिया में जितनी कंपनी ऑपरेट कर रही है उनका रजिस्ट्रेशन बनाना, उनके रूल्स इसी एक्ट में होते हैं। इस एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर किया गया कि कैसे इंडिया में कंपनी फॉर्म होगी, उनका फाइनेंस कैसे होगा, फंक्शन कैसे होगा और कंपनियों का वाइंड अप कैसे होगा इंडिया में। आप बता दीजिए, कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छा, दूसरी चीज जैसे एक तो बड़ा लॉ इंडस्ट्रीज को लेकर कौन सा है, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 जो चेंज होकर 2013 हो गया है। दूसरा इंडस्ट्रीज को लेकर जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ इंडिया में है उसका नाम है इडरा। क्या नाम है? इडरा मतलब होता है इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट डेवलपमेंट। एंड रेगुलेशन एक्ट। यस सर। आप एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री चला रहे हो तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट इडरा में होना चाहिए। ठीक है, आपको मेरी बात कितनी सुनाई दे रही है, समझ आ रही है, ये बताओ आप। सर आ गई समझ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या देश में बहुत सारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज लगानी थी और रूल्स लगाने थे, तो उन्होंने एक लॉ बनाया जिसका नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। इस एक्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी स्टेप्स ले सके, इंडस्ट्रीज को रेगुलेट कर सके और उनके डेवलपमेंट के लिए काम कर सके। फर्दर इंडस्ट्रीज जो वर्क कर रही है, जो एक्टिविटीज कर रही है, उनको कंट्रोल कर सके। आपके सिर के ऊपर से नहीं जाना चाहिए जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको टैक्सेशन लॉ बताया जिसमें मैंने बताया स्टार्टअप क्या होती है और उसको एग्जेम्पशन कैसे मिलता है। फिर मैंने बताया लेबर लॉस कौन कौन से है, बस केवल इतनी बात हुई। फिर हमने पढ़ा अभी कि इंडस्ट्रियल लॉस कौन से, तो हमने पढ़ा सबसे पहला कंपनीज एक्ट है जो बताता है इंडिया में कंपनी कैसे बनेगी, रेगुलेट कैसे होगी। दूसरा इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के काम के लिए। आप बताइए ये बात आपको समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आपको समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आ गई? आ गई सर। तीसरा जो इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए लॉ है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बताओ इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसको क्यों इंडस्ट्रियल लॉ में दिया गया, बताओ। ये सर सारी जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है उसको एनफोर्स करती है अकॉर्डिंग टू द स्टैट्यूटरी ऑफ इंडियन लॉ। और साथ ही साथ आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं जैसे इंडेमनिटी, गारंटी, बेसमेंट प्लेज एजेंसी, जो कहीं ना यस सर। कहीं चीज में काम आते हैं। इसलिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी अप्लाई होता है। क्या आपको ये बात समझ आ गई? यस सर। कैसे है कि आधी अधूरी है? आ गई सर अच्छे से। देन नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, भी इसी में आता है। क्यों बनाया गया होगा इसको बताओ? सर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने डिस्प्यूट के को लिए। रिसॉल्व करने के लिए, सेटल करने के लिए। क्योंकि देखो इंडस्ट्री की ग्रोथ तभी होगी जब सब लोग पीस में रहेंगे, हार्मनी में रहेंगे। अगर स्ट्राइक्स हो रही है, लॉकआउट हो रहा है, ले ऑफ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप बोलोगे डिस्प्यूटेड सिचुएशन में काम नहीं हो पाता। तो इंडस्ट्रीज को बेहतर चलाने के लिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट भी लगता है। बताइए कोई दिक्कत? नहीं सर। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रेड यूनियन लॉ। क्यों लग रहा है ये जितनी भी यूनियन है मतलब फॉर्म करने के लिए ताकि उनकी भी लायबिलिटीज, राइट्स, रिस्पांसिबिलिटीज को करने के लिए। सॉरी। ताकि उनकी मांगे मानी जा सके। ठीक है, किनकी मांगे? वर्कर्स। वर्कर्स अकेले की। में उनकी मांगे नहीं मानी जाती थी, इसलिए उनको बोला गया कि आपके पास भी राइट होना चाहिए, तो आप अपनी ट्रेड यूनियंस बनाओ। तो लेट अस रिपीट, हमारे देश में मेन इंडस्ट्रियल लॉज कौन कौन से हैं? कंपनीज एक्ट, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट। शांत मन से मैं जूम कर रहा हूँ, इसको पढ़ो एक एक लाइन को। आपके पास तो नोट्स भी है, उसमें भी आप देख सकते हो। बताओ ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ गई सर। परफेक्टली। खिलेंद्र, आरजू, पंकज, बताओ भाई। यस सर, आ रही है। कोई समस्या नहीं है? श्रुति, गुंजा, हाँ सर, समझ में आ गया। क्लैरिटी से अभी तक जितना पढ़े वो क्लियर हुआ कि नहीं, आपको ये बताओ आप। क्लियर है सर। अच्छे से। टफ तो नहीं लग रहा ये चैप्टर? अभी तक मैं आपको बताऊं इस चैप्टर से एग्जाम में हार्डली 5 नंबर का आया है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। आपका अटेम्प्ट पूरा इसी चैप्टर से उठा के दे दिया तो क्या कर दोगे? पढ़ के पूरा जाओ, है ना? ये क्लियर है आपको? यस सर। चलो ये छोटा सा ये मेरे को पढ़ के दो। अब फैक्ट्रीज एक्ट के कंप्लायंस क्या है ये पढ़ो पूरा। फैक्ट्रीज एक्ट तो पढ़ा डाला हूं मैं आपको, है ना? हाँ सर। अब ये पढ़ के बताओ आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ गया सर। पढ़े ही नहीं हो तो कहाँ से आ गया? पढ़ो पूरा। हाँ मैं पढ़ी, आप जब बोल रहे थे तब मैं पढ़ ली थी।
उसको एक बार पूरा रीड आउट कर दो, बाकी लोग भी समझ आ रहा है कि नहीं बताना मेरे को। समझ आ रहा है कि नहीं बताना। देश में जितनी फैक्ट्रियां उसको लेकर एक मेन लॉ है, उस लॉ का नाम फैक्ट्रीज एक्ट है। कहाँ एप्लीकेबल है पढ़ दो, एडमिनिस्टर कैसे होता है पढ़ दो, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। ये चीजें हमने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? हाँ सर। तो पढ़ दो, बताओ। सर हो गया। हो गया। अब ऊपर से देखो, अभी तक बताओ मेरे को, टैक्स वाला समझ आ गया अच्छे से? हाँ सर। यस सर। ये लेबर लॉ समझ आ गया? हाँ हाँ सर। इंडस्ट्री लॉ समझ आ गया? यस फैक्ट्री सर। हाँ सर। क्लियर है? अब इसका छोटा सा आता है प्लांटेशन लॉ। कौन सा लॉ? प्लांटेशन लॉ। प्लांटेशन लॉ। प्लांटेशन समझते हो? हम्म, क्या होता है? क्या होता है प्लांटेशन? जो भी लोग मतलब नर्सरी या प्लांटेशन से जो कनेक्टेड है वो। टी प्लांटेशन केरला में, दार्जिलिंग में बहुत सारे होते हैं ना, यस सर। है ना? हाँ तो सर। क्या होता है, खाली प्लांटेशन की प्लेस नहीं होती है, प्लांटेशन का खुद का ऑफिस भी होता है। सही बात है गलत बात है? वहां के वर्करों के लिए हॉस्पिटल्स होते हैं, अगर कुछ हो गया, सांप वाप काट दिया या कोई बीमारी हो गई, डिस्पेंसरीज होती है। सही बात है गलत बात है? यस सर। है ना? स्कूल्स होते हैं। तो ये सब प्लांटेशन से कनेक्टेड होते हैं। किससे कनेक्टेड होते हैं? प्लांटेशन। तो आपको ये बात याद रखनी है कि प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 वो लॉ है जो प्लांटेशन लेबर्स के बेनिफिट या वेलफेयर के लिए बनाया गया है, और ये रूल्स बताता है कि किस तरह से प्लांटेशन में काम करने वाले लोगों को रेगुलेट किया जा सकता है। यहाँ पे प्लांटेशन का मतलब होता है पूरी प्लांटेशन, और साथ में उसमें इंक्लूड होता है प्लांटेशन का ऑफिस, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, स्कूल या कोई भी प्रीमाइसेस जो प्लांटेशन से रिलेटेड वर्क में यूज होती है। आप बताइए, कोई दिक्कत इसमें? आपको नहीं एक सर। लाइन में कोई दिक्कत? क्लैरिटी से समझ आए कि कंफ्यूज हो? प्लांटेशन में बागान बोलते हैं हिंदी में, चाय के बागान होते हैं, एप्पल्स के प्लांटेशंस होते हैं, कश्मीर वश्मीर बड़े बड़े कई एकर्स में फैले होते हैं, बहुत लेबर काम करते हैं वहां। तो भाई प्लांटेशन में जो लेबर है उनमें उन लोगों को भी जोड़ा जाता है जो वहां के ऑफिस में है, हॉस्पिटल में, डिस्पेंसरी में, स्कूल में, या वहां पे कोई भी एक बिल्डिंग में है। पर इसमें किसी फैक्ट्री को आप इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि फैक्ट्री पे किसके रूल्स अप्लाई हो जाते हैं? फैक्ट्रीज एक्ट 1948। आप यस सर। बताइए, इसमें कहीं कोई दिक्कत? नहीं सर। हमारे देश में ये जो प्लांटेशन लेबर एक्ट है, इसको चलाने का काम या एडमिनिस्टर करने का काम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर करती है अपने इंडस्ट्रियल रिलेशन डिवीजन से। किसके थ्रू? इंडस्ट्रियल रिलेशन इस डिवीजन। डिवीजन का जो मेन काम है वो ये देखना है कि किस तरह से प्लांटेशंस में अगर डिस्प्यूट हो तो उनको सेटल किया जाए, और किस तरह से समय समय पर लेबर लॉज को चेंज किया जाए। ठीक है? ये जो डिवीजन है इंडस्ट्रियल रिलेशन डिवीजन, ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिलेशन मशीनरी के साथ क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करता है, ताकि हमारे देश की वर्कफोर्स को, खासकर प्लांटेशंस की वर्कफोर्स को, एक स्टेबल, डिग्निफाई और एफिशिएंट वर्कफोर्स मिल सके। ठीक है? उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो और हायर लेवल ऑफ आउटपुट जनरेट हो। कंफ्यूज ना होना, बिल्कुल अच्छे समझना। मेन बॉडी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है। कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। इसके अंदर एक इसका डिवीजन है जो IRD कहलाता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन डिवीजन। ये पूरे लेबर एक्ट को, प्लांटेशन लेबर एक्ट को चलाता है, और इसका कोऑर्डिनेशन बना होता है CIRM से, सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिलेशन मशीनरी सी। दोनों कोऑर्डिनेट करते हैं और पूरे देश में प्लांटेशन लॉज को बहुत प्रॉपर्ली लगाने का काम करते हैं। बताओ कितना क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है, शांत मन से एक बार पढ़ लो, कोई दिक्कत हो तो बताना। इसको एक बार पढ़ लो, कोई डाउट हो तो बताना। बन जाएगा तो बताना। बनेगा? हाँ सर हो गया। आज शाम को पढ़ेंगे 5 बजे। ठीक है? आज शाम को 5 बजे पढ़ेंगे अपन फिर से। बन जाएगा? यस सर। बाकी लोग यस सर। शाम को 5 बजे आज पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है? माइंड्स एक्ट करेंगे। शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हो गया ना हमारा?
हाँ हाँ सर सर ठीक है, उसका एक इंट्रो देखेंगे, मोटर वर्क पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर पढ़ेंगे, शाम को करते हैं आज, ठीक है, इसको करो, अभी के लिए इतना काफी है। यस सर यस सर